चलो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कशन कर रहे हैं। पहले आप इन टेक्स्ट में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अरे कहीं भी बैठ जाओ यार। इंटेक्स क्वेश्चन, हाँ चलिए पूछिए। इंटेक्स में कोई डाउट है? हाँ, एग्जाम्पल कौन सा? 3, ओके। और 3 के अलावा और कोई डाउट? देखो कोई बात करेगा हम भगा देंगे तो आपको ठीक नहीं लगेगा। काहे गड़बड़ कर रहे हैं, कितनी देर से तो हो रही है। हाँ चलो इंटेक्स में 3 और बोलो। 12। 3 के बाद कोई डाउट है इंटेक्स में? 12 और बोलो। 3, 12, एनी मोर? 13। 3, 12, 13 डन। 19 बस हो गया। 14 19 तो लिखा है बेटा, थोड़ा जल्दी बोलो। देखिए ये बड़ा ही आपका बच्चों सौभाग्य है कि आपकी क्लास में डिस्कशन हो रहा है। नहीं कहाँ डिस्कशन हो रहा है, तो उसका लाभ उठाओ। क्यों उसको स्पॉइल कर रहा है? नहीं तो ऐसा ही होता है, ठीक है जो नहीं आएगा पूछ लेना। तो कितना तुम पूछ लोगे और कितना गुरुजी बता लेंगे, इसलिए पूछ लो अगर उसके लिए समय दिया जा रहा है। हाँ बोलो फटाफट। चलो इंटेक्स्ट ओवर। अब प्रैक्टिस 1 में बताओ। 6, 14, 12। चलो प्रैक्टिस 2 में बोलो। 16, 20, 20, 20। ठीक है लो। 28 हो गया डन। 23, 17। चलो हाँ इसमें 10। ठीक है और 3 में बताइए। हमारा लिखा तो है। प्रैक्टिस 3 में 45 बस हो गया। इतना ही 38। चलो देखो आपने इतने क्वेश्चन पूछे, हम फटाफट बताते हैं। हाँ चलो शुरू करते हैं। देखो अब किसी को कोई क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा क्योंकि सब समय निकल गया है। 10 मिनट से यही हो रहा है तो तुम तुक्के मार रहे हो, है ना। हो गया बस डन, यही बताया जाएगा। आगे से सावधान रहो कि जब बारी आए तो पूछो। अब सो रहे हो, ऊँग रहे हो, है ना मूर्ख। चलो तीसरा देखो इंटेक्स्ट, बस यही बताया जाएंगे, अब कोई क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा। चलो इंटेक्स्ट का 3 देखो फटाफट। इंटेक्स्ट के 3 में लिखा हुआ है सिग्मा n इक्वल टू 0 से 100 और i की पावर है n फैक्टोरियल। तो पहले तो साहब यही पता हो कि n फैक्टोरियल क्या होता है। तो n फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल का मतलब है 1 से n तक का मल्टीप्लिकेशन। जैसे कोई 4 फैक्टोरियल लिखा हो तो ये मतलब होता है। इसको पढ़ते क्या है? पढ़ते हैं n फैक्टोरियल। इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ऐसे लिख सकते हो, एक ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी n फैक्टोरियल।
यू कैन डू लाइक दिस और दिस, बोथ आर ट्रू। तो साहब यहाँ पर n की वैल्यू 0 से 100 है और i की वैल्यू i की पावर में n फैक्टोरियल है। तो देखो ये क्या लिखा जाएगा, i टू दी पावर 0 फैक्टोरियल, i टू दी पावर 1 फैक्टोरियल, then i टू द पावर 2 फैक्टोरियल, then i टू द पावर 100 फैक्टोरियल, है ना। थोड़ा सा क्या करते हैं कि i टू द पावर 3 फैक्टोरियल करते हैं, फिर i टू द पावर 4 फैक्टोरियल करते हैं, फिर i टू द पावर 100 फैक्टोरियल करते हैं। ठीक, ध्यान से सीखिए। अच्छा, जैसे क्या होता है कि इसमें एक फॉर्मूला होता है कि जो 0 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू होती है 1। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो i की पावर 4 होता है वो भी 1 होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो ये तो i की पावर 1 हो गया, ये भी i की पावर 1 हो गया, ये -1 हो गया, i स्क्वायर मतलब -1, और ये i की पावर 6 हो गया। अच्छा, अब i की पावर 6 हो गया। गौर से सीखो, यहाँ से यहाँ तक कुल कितने टर्म्स दिख रहे हो? कुल कितने हैं? तुम इतने बड़े वाले हो कि तुम्हें ये गिनती समझ में नहीं आ रही कि कितने टर्म। अरे प्रभु, 0 से शुरू होके 100 तक जा रहे हैं, तो कुल 101 है। 101 में 4 अलग कर दिए तो कितने बचे? 97 बचे ना। तो 96 काहे कह रहे? इतना भी नहीं करोगे तो कैसे तुम करोगे आगे? 97 टर्म है यहाँ पर। अब हम कह रहे हैं कि इसमें हर टर्म की वैल्यू 1 है। कितनी है? तुम समझ पाए इस बात को? देखो, हर टर्म 1 क्यों है? इन सभी टर्म्स में जो पावर्स हैं सब में तो 4 तो आने ही आना है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल में 4 इंटू पंकज सर को ला दी, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर 5 फैक्टोरियल में 5 से 1 तक तो 4 आने ही आना है। तो सब में i की पावर 4 आएगा कि नहीं आएगा? अब ये भी आप समझ लें कि जैसे कभी भी a टू दी पावर b इंटू सी है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो i की पावर 4 इंटू समथिंग है तो i की पावर 4 और उसकी कुछ पावर, तो i की पावर 4 तो सब कितना हो जाएगा? 1। वो नहीं, स्पीकर जो 2 लगाए थे आप उसको लगा दीजिए यहाँ पे। तो ये सब तो 1 है, तो कितने 1 है? 97। तो सबकी वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ तक हो गया मामला। तो ये 2 i हो गए, एक -1 हो गया, एक -1 और हो गया, और प्लस 97, तो ये हो गया 95 प्लस 2i। चलो लिख लो फटाफट, साथ साथ लिखो, लेकिन है ना, ये सब नहीं चलेगा। हम अब आप बैठे हुए हैं, फटाफट लिखिए साथ साथ। लिखते के साथ ही रफ कर दिया जाएगा, डिस्कशन में थोड़ी ना पढ़ाई चल रही है। सो आंसर इज 97 प्लस 2i। कितने लोग अपने आप कर लिए ये क्वेश्चन? बहुत अच्छे, उत्तम, वेरी गुड वेरी गुड। अपने आप अगर आप कर लिए तो वेरी गुड। अब आपने इसके बाद 3 के बाद पूछा है 12। चलो 12 पे चर्चा करो। हो गया भाई? बातचीत मत करो, देखो, है ना, नो बातचीत प्लीज। देखो 12 में यहाँ कर देता हूँ। 12 में क्या है कि 2 इक्वेशन दिए हैं। एक दी है z-12 और z-8i। ये वैल्यू दे रखी है 5/3, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है z-4 और z-8, ये दिया है 1।
तो पूछा जा रहा है कि z बताओ क्या होगा। हाँ, जीरो फैक्टोरियल इज 1। अब देखो ये दो है, इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे? रफ कर दें बच्चों, साथ साथ लिखेंगे, ठीक है? हम क्वेश्चन खत्म होते ही रफ कर देंगे। देखो 12 कर रहे हैं, इसको आप ऐसा लिख लो कि 3 mod z माइनस 12 और सामने हो गया 5 mod z माइनस 8i। तो ये पहला रिजल्ट है। और दूसरा रिजल्ट क्या है? mod ऑफ z माइनस 4, सामने दिया है mod ऑफ z माइनस 8। और आपको बताना है कि z क्या होगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप क्या करें, z को अज्यूम कर लें दैट दिस इज x प्लस आई वाई। तो इसे पहले रिजल्ट से हम आपको करके दिखाते हैं, जैसे पहले से करना वैसे ही दूसरे से भी कर लेना है। तो जो पहला है वो क्या है? अब मॉड के अंदर z माइनस 12 है, तो z में से 12 घटाओगे तो ऐसा लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? भाई इसमें कोई 12 घट जाएगा तो 12 तो रियल पार्ट ही है, तो रियल नंबर से रियल घटेगी। और सामने है 5 और z में से 8i हटाना है, तो i वाले से i घट जाएगा। तो ज़रा गौर से सीखो। देखो यहाँ, तो ये हो गया 3, अंदर कितना हो जाएगा? x माइनस 12 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये है 5 और x का स्क्वायर हो जाएगा और y माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करो कि होल स्क्वायर कर दो, तो 9 और x स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24x और 9y स्क्वायर, और सामने भी वही करिए, तो 25x स्क्वायर होगा, 25y स्क्वायर हो जाएगा। ये आप पूरा ऐसा लिख लो, 25 यहाँ कर दो, तो y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16y, ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो हमसे z पूछा था, तो जैसे x और y में एक रिलेशन यहाँ से आ गया बच्चों, और एक x और y का रिलेशन कहाँ से आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा। जैसे ये पहली इक्वेशन है और एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। सिमिलरली गेट अनदर रिजल्ट या अनदर इक्वेशन इन x एंड y फ्रॉम 2। अब दो इक्वेशन है, दो को सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास x y की वैल्यू आ जाएगी, और x और y की वैल्यू निकालना ही तो z को निकालना है ना? तो आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए पहले और दूसरे को टू गेट x एंड y, और x और y आ जाएगा तो z आ गया। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। नाउ मूव, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 निपट गया। अब आपने पूछा है 13, देखते हैं भाई 13 क्या है। क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में ऐड कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो आपका नोट्स है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें आप उसको ऐड कर सकते हैं। इवन थर्ड क्वेश्चन को भी आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। थर्ड बढ़िया था, 12 तो कुछ विशेष नहीं है। हमें अपने नोट्स में क्या ऐड करना है जो उसमें पहले से ना हो, है ना? तो थर्ड आप उसमें ऐड कर सकते हैं। 13 ऐड कर लीजिए, तो 13 बढ़िया है, 13 बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर इंटेक्स का 13 देखो क्या लिखा हुआ है। 13th में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दी है विच इज z1 माइनस 2z2
और नीचे है 2 माइनस Z1 Z2 बार, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में लिखा है कि उसका जो मॉडुलस है वो 1 यूनिट है। यूनी मॉडुलर मतलब 1 यूनिट मॉडुलस है। फिर कह रहे हैं कि Z2 का जो मॉडुलस है वो 1 नहीं है। क्या कह रहे हैं? Z2 का मॉडुलस 1 नहीं है और Z1 का मॉडुलस आपको बताना है कि क्या होगा। ये है क्वेश्चन। अब देखो, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो आपके हाथ में क्या, आप कैसे कर सकते हैं, समझिए ध्यान से। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में और इसमें बहुत फर्क है बच्चों। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, उसकी जगह 2 है, नंबर 1। यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बतानी नहीं है। Z2 के बारे में जानकारी है कि उसका जो मॉडुलस है 1 नहीं है, लेकिन Z1 का मॉडुलस अपने को बताना है। यही तो है। हाँ, यही ठीक। अब क्या करें? तो सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसा दिमाग लगाना चाहिए जिससे कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है अपनी, वो मॉड Z1 और मॉड Z2 प्रोड्यूस करने लगे अलग अलग। तो क्या ये कर सकती है? कुछ ऐसा तिकड़म हो सकता है जिससे कि मॉड Z1 मॉड Z2 जैसे टर्म्स नज़र आने लगे। कैसे अर्पित? सर वो जो मॉड है उसको ऊपर और नीचे ये कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, उसके बाद उसका होल स्क्वायर कर देंगे। हाँ, आप क्या करिए कि Z1 माइनस, अच्छा कैसे कर दें? मॉड Z1 कर दें। नहीं सर, पूरा जो आप क्या करिए, इन दोनों को आमने सामने कर दीजिए। उसके बाद क्या करिए, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। अब आपको पता है कि अगर हम मॉड Z का स्क्वायर लिखते हैं तो Z बार आता है, वही इसमें अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या करना है कि आप उसको ऐसे लिखिए, Z1 माइनस 2 Z2 और Z1 माइनस 2 Z2 का बार, और वही चीज़ सामने भी लिख लीजिए, 2 माइनस Z1 Z2 बार और 2 माइनस Z1 Z2 बार का बार, इस तरह से, है ना। अब आप इस बार को भी क्या करो, इस बार को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो ऐसे। इस तरह से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, अब पूरा आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। आगे सॉल्व करना है बस। देखो, आपकी बुकलेट में जो रिजल्ट दिया है उसको हम डायरेक्ट सम लिख देते हैं। अच्छा, इसके बाद आप क्या करिएगा, जहाँ जहाँ Z1 बार आए उसको लिखिएगा मॉड Z1 स्क्वायर, और जहाँ जहाँ Z2 बार आए तो उसको लिखिएगा मॉड Z2 स्क्वायर। ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये सब ले दे के आपको ऐसे दिखता है, मॉड Z1 स्क्वायर दिखता है, फिर मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर दिखता है, फिर 4 मॉड Z2 स्क्वायर दिखता है, -4 दिखता है, 0 दिखता है, ऐसा दिखता है। ठीक है। अब बच्चों गौर से देखो, तो यहाँ से मॉड Z1 स्क्वायर आ गया बाहर, अंदर क्या आ गया, मॉड Z1, अच्छा केवल आ जाएगा 1 आएगा, और माइनस मॉड Z2 स्क्वायर, और यहाँ से 4 आ गया बाहर, मॉड Z2 स्क्वायर -1 बराबर 0। बच्चों गौर से देखो, तो अगर हम क्या करें कि 1 माइनस मॉड Z2 स्क्वायर को कॉमन लिखें ऐसे, तो यहाँ मॉड Z1 स्क्वायर आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, -4 बराबर 0। अब समझिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मॉड Z2 1 नहीं है, तो मॉड Z2 अगर 1 नहीं है मतलब ये 0 नहीं है।
अगर मॉड Z2 1 होता तब ना ये 0 होता, 1 माइनस 1, तो ये तो 0 नहीं है। तो दो एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन 0 कब हो सकता है? कम से कम एक 0 हो। तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि ये तो 0 होना ही चाहिए। तो ये 0 होने का मतलब है कि जो मॉड Z1 है वो 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, लेकिन मॉड वैल्यू नेगेटिव होती नहीं है। तो उसका मतलब मॉड Z1 कितना है? 2। हो गया बस। आपको मॉड Z1 चाहिए था तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। चलिए, अब आपका 14 ने पड़ गया, आपने पूछा है 16। तेरह तो हो गया ना, 13 नहीं बताए? अच्छा 13 बता दिए, 13 हो गया। और 13 14, अब 16 है आपका ना। अच्छा 14 नहीं बताया अभी 13 ही चल रहा है। ओके 14 देखो क्या है, लिख रहे हैं कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। ये तो बहुत ही आसान है, चलो यही कर देते हैं ऊपर। समझो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखें विच इज -3 + i(x²y), तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर अगर एक बार करते हैं तो वो जो बार है वो x² + y + 4i के इक्वल है। यानी कि इसका कॉन्जुगेट सामने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है भाई? -3 - i (x²y) x² + y + 4i। तो यहाँ से एक रिजल्ट ये हो गया कि -3 जो है भाई रियल पार्ट रियल के बराबर करना है और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है? इमेजिनरी के बराबर करना है। यही तो है, रियल को रियल के बराबर लिखिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर लिखिए। अब इन दोनों को आप क्या करिए? सॉल्व कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? x और y मिल जाएगा। बस यही तो है। सो दिस वाज 14। अब 14 के बाद आपने पूछा है 16। 16 तो जहाँ तक हमको लग रहा है क्लास में कराया हुआ है शायद। 16 तो क्लास में ही कराया हुआ है, इसमें क्या दिक्कत है? कहाँ बेटे? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? x² + y, ठीक है। अच्छा माइनस भी है, सॉरी, i के साथ -x²y। अच्छा कैसे करोगे सॉल्व? हमने लिख तो दिया है, सॉल्व कर लेना। क्यों? दूसरे क्वेश्चन में से x या y का वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देंगे। देखो एक है ये रिजल्ट, एक है ये रिजल्ट। हाँ कैसे करोगे बताओ? तो एक ये मन में आएगा कि सर x² का वैल्यू y के टर्म में यहाँ रख दे, तो या ऐसा कर सकते हो y का वैल्यू x² के टर्म में। ये तो ठीक है। किसी के मन में और कुछ आता है? कोई तरीका जानता है? जी सर बताइए। हाँ क्या हमने आपको ये सिखाया है क्लास में कि अगर दो नंबर का समेशन दिया, प्रोडक्ट दिया है, तो पहले डिफरेंस निकालिए और फिर समेशन और डिफरेंस का प्रयोग करके आंसर बताइए। बताए थे कि नहीं बताए थे? दो नंबर का समेशन, उनका डिफरेंस और उनके प्रोडक्ट में रिलेशन होता है कि नहीं होता है? तो कोई अगर दो दिए हैं तो तीसरा पता चल जाएगा कि नहीं? तो उससे आप x² - y बता सकते हैं। अब x² + y पता, x² - y बता दीजिएगा तो क्या होगा? एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x² y की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। कितने लोग को दो नंबर का समेशन, डिफरेंस और प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला याद है? हाथ उठाओ।
एकदम यार, ऐसे कैसे चलेगा? ये हमको लग रहा है ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिन पहले ही बताया होगा, फिर क्यों नहीं कर पाए? ऐसे करना है। 2 नंबर का समेशन पता है, प्रोडक्ट पता है। आप में से जो भी लोग ठीक ठाक परफॉर्म करना चाहते हैं एग्ज़ाम में, कॉपी को एकदम रगड़ के एकदम याद रख लेना है कि एक लाइन भी आपकी मिस ना हो बच्चों। इसके अलावा और कुछ भी आप करेंगे, मान लीजिए कोई बच्चा है वो 200 सवाल लगाता है, उसे जो है याद कुछ नहीं है, उसने खूब प्रैक्टिस करी। कोई है जो 85 लगाया लेकिन उसको 50 याद है, तो 50 वाला उससे 50 गुना बेहतर, तो 50 गुना अच्छी रैंक भी लाएगा। समझ गए? 200 सवाल सॉल्व करना और कुछ याद ना रख पाना, और 20 सवाल सॉल्व करना और 20 याद रख पाना आखिरी दिन तक, उसमें बहुत डिफरेंस है। जितना एफर्ट 20 सवाल को आखिरी दिन तक याद रखने में लगेगा, उसका 1/10 एफर्ट नहीं लगेगा 200 सवाल सॉल्व करने में। क्या है, सॉल्व किए खा गए बराबर हो गए, बट वो सब पैटर्न याद रख पाना, यही मेन प्रिपरेशन है। समझे कि नहीं? हाँ, तो कॉपी याद रखना ही मेन प्रिपरेशन है बच्चों, बाकी सब ऐसी फालतू है। बाकी जो भी तुम कर रहे हो उसका क्या यूज़ है अगर तुम्हें याद नहीं है तो? कोई मतलब नहीं। हमने आपको उस दिन ये सिखाया, तुम्हें आज याद नहीं तो उस दिन पढ़े लिखे सब बराबर हो गए, फायदा क्या है? हमने क्या आपको मंत्र दिया है कि जो बच्चे हमारे 11th के हैं उन्हें इंश्योर करना चाहिए कि 2 महीने में पूरा सिलेबस रिवाइज होता रहे, हर 2 महीने। और जो बच्चे रिपीटर्स बैच के हैं उन्हें हर 1 महीने में पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। नहीं होगा तो सिलेक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा, तुम्हें याद ही नहीं रहेगा ना। तुम नया काम, हम बोले ना कि 20 सवाल मिले तुम पे 5 ही बने, 4 बने तो ठीक है, लेकिन कॉपी में भी तो क्वेश्चन कराए जाते हैं कि नहीं कराए जाते हैं? वो पैटर्न सबसे इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं पर सब पैटर्न टिके हुए हैं, तो वो याद करो, लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस करो, नहीं कैसे चलेगा? चलो, अब मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपने 16 पूछा है तो ऐसा तो कोई कॉपी में ही होगा निश्चित। देखो क्या है, z और z बार का समेशन दिया है 1 + 7i, और तुमसे पूछ रहे हैं कि mod z² बताओ क्या होगा। इसमें क्या समस्या है? z कितना है? x + iy, और mod z कितना है? √x² + y² 1 + 7i। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो इधर x है ये 1 है, ये पहला रिजल्ट हो गया, इधर जो y है वो 7 है। ये तो बहुत ईजी है, 7 हो गया, इसमें रख देना x आ जाएगा, x और y आ गया तो z आ जाएगा, फिर आप कुछ भी बता सकते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। अब 25 पूछा ना आपने, 19 भी पूछा है, सेम 19 भी एकदम सेम है। z² + mod z 0 लिखा है, तो z को x + iy लिखिए, रियल पार्ट को भी 0 करिए, इमेजिनरी को भी 0 कर दीजिए। देखो 19 बता देते हैं। नाइनटीन में लिखा है कि सॉल्व करिए z² + mod z = 0। तो आपको क्या करना चाहिए, z को रखना चाहिए x + iy, मतलब हमें क्या बताना है, हमें x और y का वैल्यू बताना है, यही तो है। तो z² क्या हो जाएगा साहब, x² + i² y² + 2ixy, और mod z क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0। अब रियल पार्ट में क्या है, और इमेजिनरी पार्ट में क्या है ना।
अब क्या है, जैसे आपको इससे शुरुआत करनी चाहिए 2xy बराबर 0, तो इसका मतलब क्या है, या तो x 0 या फिर y 0। तो आप क्या करें कि एक बार x को 0 लिखें। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया है, मान लेते हैं कि जो अपना सेकंड रिजल्ट है उससे x 0 हो गया। तो अगर x 0 हो गया तो जो फर्स्ट रिजल्ट है वो कैसा हो जाएगा, 0 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 0 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जो रूट के अंदर वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर के बराबर हो गया। तो उसका मतलब y क्या क्या हो सकता है, 0 माइनस 1 प्लस 1। अगर माइनस 1 प्लस 1 कर देंगे तो वाई स्क्वायर की तो वैल्यू 1 ही आएगी। तो 1 आने का मतलब है आमने सामने बराबरी हो गई, या फिर 0 कर दो तो भी बराबर हो गए। तो एक आंसर क्या हो गया, यहाँ से आंसर हो गया x 0 y 0, x 0 y माइनस 1, ये 0 प्लस 1, 3 आंसर हो गए। ऐसे एक बार आप क्या करिए, y को 0 कर लीजिए और फिर से इसको यूज़ करिए। सिमिलरली फ्रॉम 2 एक बार y को 0 करिए और आगे बढ़िए। क्या करना है, छोड़ दीजिए, 2-4 लाइन कर लेना अपने आप। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। इन टेक्स्ट में कोई और भी है, 25 पूछा था ना शायद किसी ने, 25 देखो 25 क्या है। इन टेक्स्ट में किसी ने क्वेश्चन नंबर 25 पूछा हुआ है। देखो भैया 25 क्या होता है। पच्चीस में लिखा है कि प्रूव दैट अगर ये सब 1 है तो थीटा की वैल्यू पूछिए। अच्छा ठीक है, देखो ये तो बहुत ईजी है। देखो उन्होंने पूछा है कि साहब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दूसरा क्या है, दूसरा है कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, और ये कुल कहाँ तक है, कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, और ये सब वैल्यू किसके बराबर है, 1। तो अपने को थीटा बताना है, बस इतना सा क्वेश्चन। आप में से कोई ऐसा जिसको सॉल्व कर लिया हो या ना किया हो तो अभी कर सकता हो, ऐसा कोई है? हमें ये गिवन इन्फॉर्मेशन है तो क्या बताना है, थीटा बताना है। तो थीटा कैसे करेंगे, चलो ध्यान से देखो। तो ये अल्टीमेटली क्या है, कॉस थीटा 2 थीटा से लेकर कहाँ तक है, एन थीटा तक, और आई साइन ये भी कहाँ से कहाँ तक है, थीटा 2 थीटा से लेकर एन थीटा तक, और ये सब क्या है, 1। तो 1 का पोलर फॉर्म क्या रहता है, या ये पोलर फॉर्म छोड़ो, आपको करना क्या है कि इसको 1 लाना है। तो 1 का मतलब हो गया कि ये एंगल कैसा होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए 2k पाई, है ना। क्यों ऐसा कह रहे हैं, देखिए कॉस का एंगल अगर पाई का इवन इंटीग्रल मल्टीपल है तो आंसर 1 होता है, और ऑड पर आंसर क्या होता है, -1। ठीक, तो इवन इंटीग्रल मल्टीपल पे 1 होगा, और पाई के मल्टीपल पे साइन क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। तो अब जरा गौर से देखो, तो हमने लिखा कि जो थीटा तो बाहर आ गया, अंदर सिग्मा एन आएगा कि नहीं आएगा, 1 से लेकर n तक का समीशन, और ये किसके बराबर है, 2k पाई। n और k दोनों ही कैसे हैं, इंटीजर हैं। तो यहाँ से थीटा हो गया, सिग्मा n कितना हो गया, n इंटू एन प्लस 1/2, और सामने हो गया 2k पाई। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, हो गया, बस खत्म। नोट करो, नोट कर लीजिए, और एक बेसिक फंडामेंटल लिख भी लीजिए। देखिए
देखो 4 बातें हमेशा ध्यान रखनी है आपको, क्या क्या समझिए। 4 क्या, 6 रिजल्ट हमेशा ध्यान रखने हैं। 6 रिजल्ट कौन कौन से होते हैं ध्यान रखो। जैसे cos थीटा की वैल्यू 1 है तो हमेशा ध्यान रखो कि थीटा क्या है 2k पाई। cos थीटा की वैल्यू -1 है तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें कि जो थीटा है वो कितना है 2k + 1 पाई। cos थीटा की वैल्यू 0 है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि थीटा कितना है 2k + 1 पाई/2। फिर अगर मान लीजिए यही चीज़ साइन में कर लें, साइन थीटा 1 है तो थीटा कितना होना चाहिए 2k पाई + पाई/2। यही साइन थीटा -1 है तो थीटा कितना होना चाहिए 2k पाई - पाई/2। और यही साइन की वैल्यू 0 है तो थीटा कितना होना चाहिए k पाई। यानी पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल हो, चाहे इवन चाहे ऑड, आंसर हमेशा क्या आएगा साइन का 0 ही आएगा। के सब में कैसा है इंटीजर है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं ये 6। कॉस की वैल्यू +1 कब, -1 कब, 0 कब, साइन की वैल्यू +1 -1 0, तो ये सब एकदम कंठस्थ होना चाहिए। ये हमेशा बहुत बार यूज़ होंगे बच्चों, नोट कर लीजिए। कंप्लीट। हो गया बच्चों। इंटेक्स सारे कंप्लीट हो गए। एनी मोर डाउट इन इंटेक्स क्वेश्चंस? नो सर, वेरी गुड। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आपका प्रैक्टिस 1 करते हैं, है ना सर। फोन प्रैक्टिस 1 में है 6, 10, 12, 14। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, है ना। ओके, लेट अस सी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू सर। तो उसमें 6 करना है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। देखो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज 5 - i, सम ऑफ देयर रियल पार्ट इज 3, प्रोडक्ट ऑफ देयर रियल पार्ट इज 2 नंबर है। ये बहुत ईजी, इसमें क्या दिक्कत। आपको इसमें करना क्या होगा कि देखो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एक तो है कि आप सब चेक कर लें, एक तो वो ऑप्शन भी हो सकता है कि ऑप्शन चेक कर लें। लेकिन अगर आप ऑप्शन चेक नहीं करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि साहब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 + i y1, ये है z1, और दूसरी है x2 + i y2। गौर से सीखो बच्चों। अब कह रहे हैं इनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट यानी x1 + i y1 और x2 + i y2, दिस प्रोडक्ट इज 5 - i, सो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। सम ऑफ देयर रियल पार्ट इज 3, यानी x1 + x2 क्या है 3। थर्ड रिजल्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर रियल पार्ट इज 2, प्रोडक्ट ऑफ रियल पार्ट यानी x1 × x2 क्या है 2। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है कि आप सारे ऑप्शन ही चेक करो। पहले में ही है तो पहले ही सही हो गया, सीधा ही सीधा हो गया। बेस्ट है कि आप उसमें ऑप्शन चेक करके देख लें, जो ऑप्शन फॉलो करेगा वो सही होगा, है ना। हाँ ठीक। अब 6 के बाद आपने पूछा है, कौन सा पूछा है 6 के बाद 10। चलो 10 देखो। 10 में लिखा है i² i⁴ i⁴ 6
और ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है अप टू 2k+1 टर्म्स तक। और उसमें ये भी लिखा है कि साहब जो k है वो कैसा है, नेचुरल नंबर है। तो ये कैसे किया जाए, देखो ध्यान से समझो, ये तो बहुत इजी है। देखो ये तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे i² कितना है, -1 फिर 1, ऐसे चलना है, -1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे तो चलेगा। अब आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए इस पूरे समेशन में 2 टर्म होते तो एक आता -1, 1 + 1 0, आंसर हो जाता। 4 होते तो भी 2 - 2 प्लस, तो फिर 0। लेकिन हर ऑड टर्म जो है वो -1 है। जैसे अगर कुल 2 के टर्म होते तो जितने माइनस होते उतने ही प्लस होते, तो 0। तो 2k+1 इज व्हाट, -1। जैसे इस सीरीज में -1 पहला है, तीसरा है, 5वां है, 7वां है, तो 2k+1 तो -1 ही ना होगा। तो अगर इसको हमें 2k+1 तक ऐड करना है, 2k+1 टर्म्स लिखना है, तो आंसर कितना होगा, -1 होगा। क्योंकि 2k टर्म्स में क्या होंगे, k होंगे -1 और k होंगे +1, तो कैंसिल ही हो जाएंगे। सो दिस वाज योर 10th। अब क्या पूछा बच्चों आपने, 12। ओके, a + i भी बताना है, तो 12 में कुछ है नहीं, आपको करना है ऊपर नीचे सॉल्व कर दीजिएगा बस। जैसे हमने आपको सिखाया ना कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगल ऐड होते हैं, और अगर डिवाइड करते हैं तो एंगल सब्ट्रैक्ट करना है, वही कर देना। उसके बाद 14 भी है, उसमें एक z दिया है और ये दिया है, तो बताना है कौन सा रिजल्ट सही है। देखो 14 देख लो, लुक एट 14। में लिखा है जो z है दैट इज q + i/r, और नीचे है 1 + p, ये z दिया है। फिर कह रहे हैं कि एक और चीज़ दी है p + iq, और नीचे 1 + r, और सामने दिया है 1 + iz, और नीचे दिया है 1 - iz। चलो देखो, तो PQR में अपने को रिलेशन बताना है। इतना इन्फॉर्मेशन है तो क्या करना है, PQR में रिलेशन बताना है। तो आप क्या करिए, कि Z को यहाँ रख दीजिए डायरेक्टली। क्या करना है, Z को यहाँ रख देना है, क्या कट जाएगा, p + iq, नीचे 1 + r रहने दीजिए, Z को रख लीजिए पूरा, q + ir 1 + p, नीचे भी रख लीजिए। ऐसा कर लीजिए। अब 1 + p ऊपर नीचे से तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर, 1 + p यहाँ पर आ जाएगा, और i² का मतलब होता है -1, तो ये हो जाएगा 1 + p - r + iq, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 + p, अब -i² r मतलब +r -iq, ऐसा इस तरह से। अब उसके बाद क्या करना होगा कि उसके बाद फिर आपको एक तो है कि जिसमें हम a + i भी नीचे c + id को लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स ac + bd + i bc - ad वाला सिस्टम है ना। या फिर एक काम ये कर सकते हो कि आप क्या करो, आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो, वो भी किया जा सकता है भाई। एक तो हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप उसको जैसे इस साइड तो कोई दिक्कत ही नहीं है, p 1 + r है, और i के साथ क्या है, q/1 + r, और यहाँ देख लोगे
रैशनलाइज करने से अच्छा है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, वो ज़्यादा बढ़िया है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, सब पी से मल्टीप्लाई करो इसमें, फिर आई क्यू से मल्टीप्लाई करो, फिर वैसे इसमें कर देना, आमने सामने के रियल इमेजिनरी पार्ट बराबर कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। चलिए आज नहीं रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो नेक्स्ट क्लास में कहाँ तक करना होगा, एक तो प्रैक्टिस 3 करना होगा और एक्सरसाइज में कुछ दिया था मैंने, एक्सरसाइज में करना होगा ना। अभी बैठ जाओ 10 मिनट ध्यान करेंगे, फिर छुट्टी होगी।